मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम बैक्टीरिया का एक टाइप डील कर रहे हैं। यह है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम यह एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से बॉडी में डिस्ट्रक्शन होता है और इस डिस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सिफिलिस बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग सिफिलिस के नाम से जानते हैं, सिफिलिस बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि यह बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये तो मालूम हो गया कि सिफिलिस प्रोड्यूस करती है और सिफिलिस एक वेनेरियल डिजीज है जिससे कि बहुत सारे डिजॉर्डर डेवलप होती है जिसमें डिस्ट्रक्शन होने का चांस ज़्यादा होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले देखते हैं शेप के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है यह क्या होता है, स्पाइरल चीट होता है, स्पाइरल चीट बोलते हैं इसको। इस तरह से क्या होती है, ये इस तरह से बहुत बड़ा सा बैक्टीरिया होती है, ये इस तरह से बनती है बैक्टीरिया ये। और ये ऐसे रहने पे क्या होता है, हेलिकल फॉर्म में रहती है। ये इस तरह से क्या होती है, वो हेलिकल फॉर्म में वो रहती है बैक्टीरिया, ये हेलिकल फॉर्म में बैक्टीरिया रहती है ये। तो शेप तो समझ में आ गया कि शेप स्पाइरो चीट बोलते हैं। शेप क्या बोलते हैं, स्पाइरो चीट बोलते हैं। उसके बाद साइज, इस बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, तो लेंथ जो होती है ना वो 6 से लेकर और 15 माइक्रोमीटर लंबा होता है और इसका जो विड्थ होता है ना, चौड़ाई, वो 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब जो आते हैं स्टेन में, तो ये बैक्टीरिया जो होती है वो नन ग्राम स्टेन होती है। मतलब इसको ग्राम कोई भी स्टेन नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट बैक्टीरिया होती है, इसलिए इसको स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उसको बोलते हैं क्या, नन ग्राम स्टेन, नन ग्राम स्टेन। ऐसे अगर हम लोग स्टेन करेंगे भी अगर बाय द वे, ये ग्राम नेगेटिव शो करेगा ये, लेकिन ये इसको माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देगा। ये क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये सबसे ब्राइटेस्ट बैक्टीरिया होती है ये। टॉक्सिन, टॉक्सिन ट्रिपोनिमा टॉक्सिन के नाम से ही बोलते हैं हम लोग, जो कि लाइकोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ट्रिपोनिमा टॉक्सिन नाम ही बोलते हैं, ट्रिपोनिमा टॉक्सिन। मोटिलिटी, मोटिलिटी या मोटाइल होता है, क्योंकि इतना बड़ा बैक्टीरिया होता है कि मोटाइल होती भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं हम लोग बैक्टीरिया में डील करते हैं वो क्या है, कल्चर कैरेक्टर। तो यह बैक्टीरिया जो होती है, चूंकि ये इंट्रासेलुलर होती है, इसलिए इसका कल्चर जो होती है नहीं होती है। कल्चर कैरेक्टर में जो इसका होती है, लिखेंगे क्या पे कि नो ग्रोथ इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ये ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि यह इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री में पढ़े थे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो क्या होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, वो कल्चर मीडिया में ग्रो करता है, लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ग्रो नहीं करता है। सेम उसी, क्योंकि वो भी इंट्रासेलुलर होती है। उसी तरह से ट्रिपोनिमा पैलिडम में क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, इसमें भी क्या होती है, वो ग्रोथ नहीं होती है। अब जो बात आती है तो कल्चर कैरेक्टर हो गया। हाँ, अगर ग्रोथ करना चाहेंगे भी तो किस में ग्रो करेगा, टिश्यू कल्चर में ग्रो करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं इसमें पैथोजेनिसिटी। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और ये मोटाइल भी है। ये बैक्टीरिया जो होती है, सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये इसका सबसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, क्लॉथ कांटेक्ट, क्लॉथ कांटेक्ट ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, एसटीडी बोलते हैं उसको हम लोग। और उसके बाद अगर चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट किसी भी से हो सकता है, वो जैसे ओरल टू ओरल, ओरल टू एनस, ओरल टू जेनाइटल्स, जेनाइटल टू ओरल, किसी भी तरह से ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे पर्सन जिसके कि गम्स में बैक्टीरिया मिलता है, ये बहुत ऐसे पर्सन जिसके गम्स में बैक्टीरिया मिलता है, और अगर वो बाय जेनाइटल सेक्स करेगा और ओरल जेनाइटल अगर हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगी, बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। या फिर जेनाइटल टू जेनाइटल ट्रांसमिट तो बहुत कॉमनेस्ट होती है बैक्टीरिया ये। अब जो बात आते हैं इसको कि बैक्टीरिया पहले क्या करता है ना, बैक्टीरिया 3 तरह से रिप्रोड्यूस करता है। एक होता है प्राइमरी सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस, दूसरा होता है सेकेंडरी सिफिलिस और तीसरा होता है टर्शियरी सिफिलिस। 3 तरह से प्रोड्यूस करता है। देखिए पहले तो बैक्टीरिया सबसे पहले तो जेनाइटल ऑर्गन्स पे जब आता है, तो जो भी जेनाइटल ऑर्गन का जो स्किन होता है सपोज दैट, तो उस स्किन पे क्या करता है वो, जैसे जेनाइटल ऑर्गन का ये स्किन हुआ, ये जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट हुआ, ये टिश्यू हो गया सपोज दैट, तो वहां पर क्या करता है ये कि बैक्टीरिया इंटर कर जाता है, सेल के अंदर इंटर करता है। सेल के अंदर क्या करता है वो, पहले इंटर करके और क्या करेगा, अपना मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेगा, धीरे धीरे ये सेल को डैमेज करेगी। ये सेल जब डेथ होगी तो उसके बाद क्या होगी,
यहाँ पर मैक्रोफेज का अटैक होगी, धीरे धीरे मैक्रोफेज आएगी, लेकिन क्या होगी, ये बैक्टीरिया इंटरल्यूकिन के सिंथेसिस को नहीं करती है, जिसके कारण वहां पर इन्फ्लामेशन नहीं डेवलप होता है। याद रखेंगे, वहां पर इन्फ्लामेशन नहीं बन पाता है। क्या होती है, जब इंटरल्यूकिन नहीं बनेगा, टीएनएफ नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन प्रोसीजर नहीं होती है। क्या होगी, सेल डैमेज हो जाएगी, फिर सेल का डैमेज होगी, लेकिन इन्फ्लामेशन प्रोसीजर नहीं होगी यहाँ पर। यही इसमें बहुत बड़ी खासियत होती है कि इन्फ्लामेशन प्रोसीजर नहीं करती है ये। क्या होगी, यहाँ पर सेल धीरे धीरे डैमेज होगी, डैमेज होने के बाद हो सकता है कि ये एक छोटा सा अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, जिस अल्सर को हम लोग सैंकर के नाम से जानते हैं। कैंकर या सैंकर जो बोलते हैं, कैंकर बोलते हैं उसको, कैंकर, ठीक है, वो सैंकर या कैंकर कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पे एक अल्सर प्रोड्यूस करता है जेनाइटल ऑर्गन्स में, ये इसको बोलते हैं क्रोनिक अल्सर बोलते हैं हम लोग। वो एक ऐसा रहेगा अल्सर ना, जिसमें कि वहां पर क्या होगी, बहुत चारों तरफ से मार्जिन एलिवेटेड रहेंगे, अब बीच में यहाँ पर डीप रहेंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन करते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होता है अंदर में जाकर के छुप जाता है और ऊपर से कवर हो जाता है, तो पेशेंट को लगता है कि हाँ कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन खत्म हो गई। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद फिर से क्या होती है कि बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक अल्सर डेवलप यहाँ पे करेगा, और तब तक ऑर्गन को क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा। ऑर्गन धीरे धीरे यहाँ पर एट्रोफी होने लगता है, ऑर्गन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो प्राइमरी वहाँ पर डेवलप। दूसरा क्या होती है, स्किन पे भी क्या करती है, यह बैक्टीरिया स्किन पे भी जाकर के वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इन्फ्लामेशन नहीं करती है। याद रखना, क्योंकि यह इंटरल्यूकिन और टीएनएफ नहीं बनाता है, इसलिए इन्फ्लामेशन का प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पे सेल डिस्ट्रक्शन करेगा, तो वहाँ भी स्किन पे भी अल्सर प्रोड्यूस करेगा। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होती है, जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस करेगा और स्किन में अल्सर प्रोड्यूस करेगा। स्किन अल्सर, स्किन और जेनाइटल ऑर्गन में बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, सैंकर या कैंकर बोलते हैं। वहां पर क्या होगी, एट्रोफी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो बात देखते हैं कि सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगी, कि जब बैक्टीरिया जो होती है ओरल में, टंग में, फेस पे, चीक में, जब बैक्टीरिया वहां पे चला जाता है, तो वहां पर क्या करता है, वहां पर क्रोनिक अल्सर प्रोड्यूस करता है। टंग में सिफिलिटिक अल्सर प्रोड्यूस करेगा, चीक में क्रोनिक अल्सर प्रोड्यूस करता है। यही कभी कभी जो होता है टंग में या कैंसर भी प्रोड्यूस कर देता है ये। उसके बाद फेस का जो स्किन है वो सब एट्रोफी होने लगेगा, चीक और एट्रोफी होने लगता है। अंदर में क्या हो जाएगी, अंदर में बहुत ज्यादा पुराना क्या हो जाएगी, अल्सर बन जाएगी। यहाँ पे टंग का फंक्शन नहीं होगी, टंग में पेन होने लगेगा, ऐसा कंडीशन होना चालू हो जाएगा। क्या, फिर सेकेंडरी सिफिलिस में। हाँ, यहाँ पे जेनाइटल में भी एक कंडीशन आता है कभी कभी कि जेनाइटल में भी पेन होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें इरेक्टेशन प्रॉब्लम्स होती है ना। उसके बाद फीमेल में, इसके बारे में बताते हैं अभी आगे, और भी इफेक्ट बताते हैं फीमेल में और क्या क्या इफेक्ट होती है। किस पहले ये देख लेते हैं टर्शियरी सिफिलिस। टर्शियरी सिफिलिस जो होती है अधिकांशतः जो होती है वो किस पे अटैक करती है, सीवीएस पे अटैक करती है। सीवीएस में क्या करता है, वहां पर क्या करेगा, सीवीएस पे क्या करती है, वहां पर गुम्मा फॉर्मेशन करता है, आर्टरी को डैमेज करता है, और यही क्या होता है, जीन का भी डेवलप करता है, और जीन का डेवलप करने से ये जेनेटिक डिजीज प्रोड्यूस करता है, जीन का डैमेज करता है वहां पर। और जीन की वजह से क्या होती है कि वह जनरेशन टू जनरेशन ये सिफिलिटिक जीन जो होती है वो ट्रांसफर होने लगता है। तो इस तरह से क्या होती है, सिफिलिस का यहाँ पर क्या होता है ना, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी सिफिलिस, जेनाइटल सिफिलिस जेनाइटल में, सेकेंडरी सिफिलिस फेस पे, टर्शियरी सिफिलिस सीवीएस पर। अब जो कुछ अदर सिम्टम जो मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी और टर्शियरी हो, सभी में क्या क्या हो सकती है, कंजेनाइटल डिजॉर्डर्स मिलता है, कोई ना कोई ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, फ्यूजन नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर बर्थ के बाद या फिर एबॉर्शन हो जाएगी, सपोज दैट इनफर्टिलिटी का डेवलप होती है उसमें। तो कंजेनाइटल डेवलपमेंट, इनफर्टिलिटी, ये सब कंडीशन जो होती है बहुत ज्यादा मिलती है देखने को। तो कोई भी सिफिलिस में जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी में भी होगा ना, तो कंजेनाइटल डिजीज होगी, एबॉर्शन के चांसेस होगी, इनफर्टिलिटी के चांसेस होगी, स्टिल बर्थ की चांसेस होगी। ऐसा कंडीशन आपको किसी भी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। अब जो बात आते हैं अदर सिम्टम में, वीकनेस होगा, फीवर होता है, वीकनेस एंड फीवर, ये सब सिम्टम सिफिलिस से मिलता है। नेक्स्ट जो बात आते हैं हम लोग कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम लोग, कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में, हम लोग जांच कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे अल्सर होती है, जहाँ पे सैंकर बनी हुई है, वहां से स्वाब लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके लिए क्या करते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, सैंपल को क्या करते हैं ना कि स्लाइड पे रखते हैं,
और स्लाइड पे रख करके और इसको डायरेक्ट जो होती है वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगा, ब्राइटेस्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो नीचे में क्या कर देंगे, उसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे हम लोग, है ना। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एकदम ब्राइटेस्ट इस तरह से क्या होगी आपको बैक्टीरिया चमकदार जो होती है चांदी के जैसा चमकता हुआ आपको ये बैक्टीरिया दिखाई देता है। इसके बाद इस तरह से मिलेंगे बैक्टीरिया आपको चमकते हुए दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रोफेज मिलेंगे, जेट सेल मिलेगा, एपिथेलियोइड सेल मिल सकता है, वो भी बहुत रेयर मिल सकता है। नेक्रोसिस टिश्यू मिलेंगे यहाँ पे, जेट सेल एपिथेलियोइड सेल नहीं भी मिलेगा लेकिन नेक्रोसिस टिश्यू जरूर मिलेंगे यहाँ पर, है ना। आरबीसी मिलेंगे यहाँ पे। इस तरह से बैक्टीरिया यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन से करके देख सकते हैं। दूसरा टेस्ट है VDRL। VDRL टेस्ट जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो VDRL क्यों करते हैं, VDRL से ट्रिपल के एंटीबॉडी को पता लगाते हैं। VDRL टेस्ट, इससे क्या होती है, टेस्ट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, टेस्ट में आ जाएगा पॉजिटिव। अगला टेस्ट जो कराते हैं हम लोग WR कराते हैं, वाशरमैन रिएक्शन, यह भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद कराते हैं हम लोग, ये सब तो स्ट्रिप से भी करते हैं, कार्ड से भी जांच करते हैं। VDRL का दूसरा नाम RPR भी बोलते हैं, RPR टेस्ट, RPR टेस्ट ये दोनों बोलते हैं हम लोग। अगला है TPI कहते हैं। TPI मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोलाइजेशन टेस्ट। ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोलाइजेशन टेस्ट कंफर्म जांच करती है ट्रिपोनिमा सिफिलिस का, क्योंकि ये दोनों तो कंट्रोवर्सी में जा सकता है लेकिन सबसे कंफर्म जांच होता है TPI टेस्ट। इसमें रिपोर्ट आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद अगला जो टेस्ट मिलेगा आपको, इसमें कल्चर से तो कराते नहीं है, एलाइजा फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये रिपोर्ट आपको पॉजिटिव आ जाएगी लेकिन सबसे कंफर्म TPI टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। बाकी TLC कराएंगे तो इसमें नॉर्मल मिलेगी, उसमें या बड़ा भी मिल सकता है। DLC में लिम्फोसाइटोसिस मिलता है या मोनोसाइटोसिस मिल सकता है। इसके बाद जब हम इसका मेडिसिन करने की कोशिश करते हैं तो एलोपैथ में इसमें एक ही मेडिसिन आता है, पेरिडियोर करके आता है, पेनिसिलिन आता है। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वह सिफलिनम बेस्ट मेडिसिन में आता है। सिफलिनम को हम लोग अगर सिविलिटी के अनुसार या तो वीकली भी चलाते हैं या फिर अल्टरनेट भी दे सकते हैं या 15 दिन पे दे सकते हैं या मेडिसिन में दे सकते हैं। ये था मेरा ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।